हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम प्रतिदिन आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहिएगा। और एग्जाम को लेकर के अगर बात किया जाए तो एग्जाम काफी नजदीक है ना। अगले मंथ दिसंबर में 17 दिसंबर को एक तिथि रखा गया है जिसमें एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है कोई भी एग्जाम को लेकर के। तो प्रीवियस ईयर है ना पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो चलते हैं आज की प्रश्न को देखते हैं। और इस प्रश्न के साथ साथ आपको डिस्कशन भी मिलने वाला है ना। काफी अच्छे से डिस्कशन मिलेगा और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। तो चलते हैं आज की पहली प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं, है ना। पहला प्रश्न तो कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। तो बताना है आपको, क्या आरसी लाहौटी रहे हैं, के एन सिंह रहे हैं, या के जी बालकृष्णन रहे हैं, या तो इनमें से सभी रहे हैं। ये बताना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन तीनों में से कौन कौन रहे हैं, या तो फिर ये सभी रहे हैं, ये बताना है। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, है ना। कमेंट बॉक्स हमेशा जो है खुला हुआ है आपके लिए, है ना। तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर को टाइप कर सकते हैं ताकि हम उसका रिप्लाई दें। तो इसका जो प्यारा से आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, क्योंकि निम्न में से ये भारत के जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में रहे हैं ये तीनों वहां से रहे हैं, है ना। ये तीनों तीनों कौन कौन है? तो आरसी लाहौटी है, दूसरा में के एन सिंह है, और के जी बालकृष्णन है। तो ये तीनों व्यक्ति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहे हैं। ठीक है, आरसी लाहौटी की अगर बात किया जाए, आरसी लाहौटी की अगर बात करें तो इनका कार्यकाल की अगर बात करें तो 2004 से 2005 तक रहा है ना। किनका? तो आरसी लाहौटी का कार्यकाल अगर पूछे तो 2004 से 2005 के बीच में रहा है। अगर इसी में देखा जाए के एन सिंह की अगर बात किया जाए तो इनका जो है 25 नवंबर से 12 दिसंबर, है ना। इनका कार्यकाल की अगर बात किया जाए, इनका कार्यकाल की अगर बात करें तो 25 नवंबर से कितना? तो 12 दिसंबर, 25 नवंबर से कितना? 12 दिसंबर 1991। मतलब 1991 में ही ये नवंबर में पदस्थापित हुए थे और दिसंबर में क्या हुए? ये पद पर जो है ना पद से हट गए थे। ठीक है, तो लगभग एक महीना, यानी कि सबसे कम समय की अगर बात किया जाए तो यही रहे के एन सिंह, है ना। सबसे कम समय तक कौन रहे? तो के एन सिंह रहे। ये इसके लिए, ठीक है। के एन सिंह मात्र एक महीना, लगभग एक महीना या एक महीने थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। 25 नवंबर से 12 दिसंबर, तो नवंबर यानी एक महीना से कम भी हो सकता है ना। 25 नवंबर से 25 दिसंबर रहता तो एक महीना रहता, लेकिन यहाँ 12 दिसंबर है तो इसलिए एक महीना से कम, अर्थात सबसे कम दिनों तक अगर पूछे तो के एन सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? के एन सिंह। उसी में अगर बात किया जाए के जी बालकृष्णन की, है ना, के जी बालकृष्णन की, तो के जी बालकृष्णन की अगर बात किया जाए, के जी बालकृष्णन की अगर बात करें तो इनका जो कार्यकाल रहता 2007 से 2010 तक रहता। इनका कार्यकाल 2007 से 10 के बीच में रहता, है ना। कब से कब तक रहता? 2007 से 2010 के बीच में। इनके बारे में एक और प्रश्न है, जैसे कि ये प्रथम जो है दलित मुख्य न्यायाधीश थे। ये प्रथम क्या थे? तो दलित मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश। तो क्वेश्चन देखिए यहां से कितना क्रिएट हो रहा है। तो आरसी लाहौटी की अगर कार्यकाल की बात किया जाए तो कितना 2004 से 2005 के बीच में रहा था। अगर बात किया जाए के एन सिंह की बारे में तो इनका कार्यकाल जो है 25 नवंबर से 12 दिसंबर 1991 तक रहा था। अगर के जी बालकृष्णन की अगर बात करें तो 2007 से 2010 के बीच में रहा था। के जी बालकृष्णन के बारे में एक प्रश्न और था
कि इनका जो है ये जो है सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो दलित मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किए हैं। तो दलित मुख्य न्यायाधीश के रूप में अगर पूछे तो कौन हो जाएंगे? केजी बालकृष्णन, केजी बालकृष्णन हो जाएंगे। ठीक है। अगर बात किया जाए भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की, तो यहां पर लिखना हम चाहेंगे, है ना, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया थे। कौन थे? हीरालाल जे कानिया, हीरा लाल जे कानिया थे, है ना। तो ये भी क्वेश्चन कभी पूछा जाता है ना, कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन कार्य किए हैं? तो हीरालाल जे कानिया हो जाएंगे। अगर बात किया जाए वर्तमान दृष्टिकोण से, तो वर्तमान में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो कौन हो जाएंगे? डी वाई चंद्रचूड़। कौन है? डी वाई चंद्रचूड़ हो जाएंगे, डी वाई चंद्रचूड़ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो डी वाई चंद्रचूड़। अगर डी वाई चंद्रचूड़ के बारे में पूछे कि ये डी वाई चंद्रचूड़ जो है ये कैमे नंबर के जो है मुख्य न्यायाधीश है, तो ये जो है आपको 50वें नंबर के हैं। कैमे नंबर के हैं? 50वें नंबर के, 50वें। ठीक है, यहां से ये अलग हो जाएगा, यहाँ पर से लाइनिंग कर देते हैं ताकि आपको समझने में और देखने में, रिपीट करने में आसानी हो। ठीक है, तो यहां से कितने सारे क्वेश्चन हुए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन कार्य किए हैं? तो आर.सी. लाहौटी, के.एन. सिंह, के.जी. बालकृष्णन थे, है ना। अगर आर.सी. लाहौटी की बात करें कार्यकाल की, तो 2004 से 2005 रहा था। अगर के.एन. सिंह की बात करें तो 25 नवंबर से 12 दिसंबर 1991 तक रहा है। और के.जी. बालकृष्णन की अगर बात करें तो 2007 से 2010 के बीच में रहा है। ठीक है, और के.जी. बालकृष्णन के बारे में एक चीज और है कि ये प्रथम क्या थे? तो दलित, है ना, मुख्य न्यायाधीश थे। प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो के.जी. बालकृष्णन थे। अगर बात करें कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जे कानिया थे। और वर्तमान में कौन है? तो डी वाई चंद्रचूड़, जो कि किसवें नंबर के हैं? तो 50वें नंबर के हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है याद रखिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर रहा वेलिंगटन कप का संबंध किससे है? वेलिंगटन कप, है ना, वेलिंगटन कप का संबंध किससे है? क्या फुटबॉल से है, क्रिकेट से है, हॉकी से है, टेनिस से? तो इन चारों में से आपको बताना है कि वेलिंगटन ट्रॉफी किससे संबंधित है, वेलिंगटन कप किससे संबंधित है। तो वेलिंगटन कप बताइए, आप लोग बताइए कि किससे संबंधित है। वेलिंगटन की अगर बात करें तो ये किससे संबंधित है? हॉकी से। किससे है? हॉकी से संबंधित है। तो वेलिंगटन किससे संबंधित है? हॉकी से। हॉकी की अगर बात किया जाए तो हॉकी से और सारा जो है, बहुत सारे जो है शब्द हॉकी से संबंधित है, उसको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो हॉकी से संबंधित शब्दों का नाम अगर देखना चाहेंगे तो देखिए, हॉकी से संबंधित, हॉकी से संबंधित खेलों का नाम, खेलों का नहीं, है ना, हॉकी से संबंधित शब्द हो जाएगा, संबंधित शब्द। तो शब्द की अगर बात किया जाए हॉकी से, तो हॉकी में अगर देखा जाए तो क्या क्या हो जाएगा आपको? बेटन कप हो जाएगा, आगा खां कप हो जाएगा, एक में हो जाएगा बेटन कप, दूसरा में हो जाएगा आगा खां कप, आगा खां कप, है ना। तीसरा नंबर की अगर बात करें तो रंगा स्वामी कप हो जाएगा, रंगा स्वामी कप हो जाएगा, रंगा स्वामी कप हो जाएगा। चौथा की अगर बात करें तो राणा रणजीत सिंह कप हो जाएगा, राणा रणजीत सिंह कप हो जाएगा, राणा नहीं, महाराजा रणजीत सिंह, है ना,
महाराजा महाराजा रणजीत सिंह कप हो जाएगा, महाराजा रणजीत सिंह कप हो जाएगा। और क्या है तो और जो है आपको बेगम रसूल ट्रॉफी हो जाएगा। पांचवा की अगर बात करें तो बेगम रसूल कप हो जाएगा। तो ये पांचों की अगर बात करें तो किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। कौन कौन सा है तो बेटन कप हो गया, है ना, बेटन कप हो गया, आगा खां कप हो गया, रंगा स्वामी कप हो जाएगा, आपको महाराजा रणजीत सिंह कप हो जाएगा और बेगम रसूल कप हो जाएगा। तो ये सारा जो वर्ड है ये आपको किससे संबंधित है तो हॉकी से संबंधित है। अगर इसी में बात किया जाए क्रिकेट की, है ना, क्रिकेट बी नंबर में है, तो क्रिकेट की अगर बात करें तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा क्रिकेट से संबंधित शब्द, है ना, खेल के शब्द कौन कौन है। तो क्रिकेट की अगर बात किया जाए तो इसमें हो जाएगा रणजी ट्रॉफी हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा रणजी ट्रॉफी हो जाएगा, रणजी ट्रॉफी। अच्छा, दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा तो ईरानी ट्रॉफी हो जाएगा, ईरानी ट्रॉफी हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी की बात, रणजी ट्रॉफी हो गया, ईरानी ट्रॉफी हो गया, और क्या हो जाएगा तो दिलीप ट्रॉफी हो जाएगा, दिलीप ट्रॉफी। ये सब क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, दिलीप ट्रॉफी हो जाएगा। 4 नंबर की अगर बात करें तो जो है आपको देवधर ट्रॉफी हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा देवधर ट्रॉफी हो जाएगा, देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। तो ये चारों जो है किससे संबंधित है आपको क्रिकेट से संबंधित है। चारों में से कौन कौन तो रणजी ट्रॉफी हो जाएगा पहला नंबर में, ईरानी ट्रॉफी हो जाएगा, दिलीप ट्रॉफी हो जाएगा और देवधर ट्रॉफी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चारों किससे संबंधित है आपको क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। तो आगे बढ़े अगला क्वेश्चन की ओर, क्योंकि बोर्ड भी भर गया है तो आगे डिस्कशन कराने की जगह भी नहीं है, तो अगले क्वेश्चन में कराते रहेंगे डिस्कशन। आप लोग जो है अपना प्यार बरसाते रहिए ताकि हमारा जो है ना मनोबल बरकरार रहे और आपके लिए जो है तरह तरह का वीडियो लाते रहे, मटेरियल लाते रहे। चलते हैं पहला अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी को किसने कैद किया था। भारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इतना भारी है कि आपसे अलगेगा नहीं। तो कह रहा है कि शिवाजी को किसने कैद किया था, क्या शाइस्ता खान ने किया था, जयसिंह ने, औरंगजेब ने, अफजल खान ने, है ना। कैद करने की बात है। शिवाजी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये जो है सिख धर्म के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं, है ना, सिख धर्म के संस्थापक। और ये जो है 1666 ईस्वी में औरंगजेब के दरबार में गए थे, उसी समय इसको जो है क्या कर लिया था तो कैद कर लिया गया था, ठीक है। तो इसको लिखते हैं ताकि आप लोग जो है इसे दोहरा सके। शिवाजी की अगर बात करें, है ना, शिवाजी की अगर बात किया जाए तो शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक के रूप में माना जाता है। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा धैर्य बना के आप लोग वीडियो में बने रहिए, काफी जो है टॉपिक वाइज जो है आपको जो है मिलते रहेगा। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट की अगर बात करें तो शिवाजी सॉरी शिवाजी की अगर बात करें तो शिवाजी जो है पुरंदर की संधि के तहत, पुरंदर की संधि के तहत 1666 ईस्वी में 66 ईस्वी में औरंगजेब के दरबार में अपने बेटे के साथ गया था, है ना, या गए थे। उसी समय इन्हें क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। तो शिवाजी को जो है 16 पुरंदर की संधि के तहत 1665 में हुआ था, और 1666 में जब ये औरंगजेब के दरबार में गए तो इन्हें क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया था। और इनको गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था, है ना, इन्हें गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था, कहाँ रखा गया था, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कहाँ रखा गया था, कहाँ रखा गया था, तो इनको रखा गया था जयपुर भवन में। कहाँ रखा गया था, जयपुर भवन में, जयपुर भवन में, ठीक है। ये सारा आपको पीडीएफ मिलने वाला है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये सारा पीडीएफ मिलने वाला है आपको रिवीजन के लिए, ठीक है। तो कहाँ रखा गया था, जयपुर भवन में। सीधा पूछता है कि जो है शिवाजी को औरंगजेब ने कैद करके कहाँ रखा था, तो कहाँ रखा था, जयपुर भवन, जयपुर भवन में, ठीक है। अच्छा, शिवाजी की अगर बात करें तो शिवाजी जो है कर लगाते थे। कौन कौन सा कर था, तो चौथ एवं सरदेशमुखी, चौथ एवं सरदेशमुखी, चौथ या सरदेश मुखी, है ना। ये दो नामक जो है कर लगाते थे, किसके द्वारा, तो शिवाजी के द्वारा ये कर लगाया जाता था। कौन कौन सा कर, तो चौथ एवं सरदेश मुखी। खड़े खड़े क्वेश्चन पूछता है कि चौथ एवं सरदेश मुखी किस शासक के द्वारा लगाया जाता था, तो ये जो है शिवाजी के द्वारा लगाया जाता था, ठीक है। अगर बात किया जाए इन्होंने अपने दरबार में, इन्होंने अपने दरबार में अगर बात किया जाए तो मराठी भाषा का जो है प्रयोग किया था। इन्होंने अपने दरबार में मराठी भाषा का, किसका, तो मराठी भाषा का क्वेश्चन पूछता है, मराठी भाषा का प्रयोग किए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि शिवाजी ने जो है अपने राज दरबार में किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो किस भाषा का प्रयोग करते थे, ये करते थे आपको मराठी भाषा का, मराठी भाषा का। इनकी अगर जन्म की अगर बात किया जाए तो 1627 ईस्वी में हुआ था इनकी जन्म, है ना। शिवाजी की जन्म की अगर बात किया जाए तो यहाँ से खींचते हैं तीर और यहाँ पर लाते हैं, ठीक है। तो इनकी जन्म की अगर बात करें तो 1627 में हुआ था। कहाँ, तो शिवनेर दुर्ग में, शिवनेर दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो शिवनेर में। पूछता है क्वेश्चन कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, शिवनेर में। कब हुआ था, तो 1627 ईस्वी में। कब हुआ था, 1627 ईस्वी में, ठीक है। और पुरंदर की संधि के बारे में हम बता ही थे, है, तो पुरंदर की संधि कब हुआ था, 1665 ईस्वी में। कब हुआ था, 1665 ईस्वी में। कौन कौन था, तो उस समय जो है जयसिंह था और शिवाजी के, है ना, बीच में हुआ था। जयसिंह जो है मुगल सल्तनत के समय में था और इधर से कौन थे, तो शिवाजी। ये दोनों के बीच में जो है पुरंदर की संधि हुआ था। ठीक है। और इनका पुत्र का नाम संभाजी था, शिवाजी के पुत्र शिवाजी के पुत्र की अगर बात किया जाए तो इनका पुत्र का नाम था संभाजी, ठीक है। तो शिवाजी को और संभाजी को दोनों को जयपुर भवन में कैद कर लिया गया था, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। तो चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा कि शिवाजी को किसने कैद किया था, औरंगजेब ने। अब इतना कहानी बता दिए हैं तो आराम से जो है आंसर मार सकते हैं आप लोग, है ना। क्या हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी हल्का क्वेश्चन भी है ना, कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। क्या चंद्रगुप्त मौर्य है, कौटिल्य है, आर्यभट्ट है, कनिष्क है, ठीक है। तो जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए हल्का है, जो नहीं पढ़े लिखे उनके लिए पहाड़ है। तो कह रहा है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो कौटिल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कौटिल्य हो जाएगा।
कौटिल्य को हम लोग जो है विष्णुगुप्त, है ना, या चाणक्य के रूप में जानते हैं, विष्णुगुप्त या चाणक्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? चाणक्य हो जाएंगे। अर्थशास्त्र की अगर बात किया जाए, है ना, इस अर्थशास्त्र की अगर बात किया जाए तो अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो अर्थशास्त्र का जो संबंध है राजनीतिक व प्रशासन से है। अर्थशास्त्र का जो संबंध है राजनीतिक व प्रशासन से संबंधित है। क्वेश्चन पूछता है ना, कि विष्णुगुप्त या चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा जो रचित है अर्थशास्त्र वह किस विषय से संबंधित है? तो वह जो है आपको राजनीतिक विवरण देता है, प्रशासन का विवरण देता है ना, राजनीतिक और प्रशासन का विवरण देता है। ठीक है, अगर बात किया जाए चंद्रगुप्त मौर्य की, है ना, क्योंकि चाणक्य से जुड़ा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा 2 लाइन बता देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हरा करके? धनानंद को, है ना, धनानंद को हराकर है ना मौर्य वंश की स्थापना किया था। मौर्य वंश की स्थापना किया था। मौर्य वंश की स्थापना किया था। अच्छा, ये चंद्रगुप्त मौर्य आया कहां से जी? चंद्रगुप्त मौर्य कहां से आया? तो ये जो आया था ये आपको चाणक्य का ही देन था। चाणक्य जो है इसको राजनीतिक और प्रशासन में जो है पारंगत बनाया, इसको पाल पोस करके बड़ा किया और धनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना किया, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि किसकी सहायता से ये मौर्य वंश की स्थापना किया? तो यहाँ पर लिख देते हैं सहायता की अगर बात करें, है ना, तो सहायता करने वाले कौन थे? यही थे चंद्रगुप्त कौटिल्य थे। कौटिल्य कहिए या चाणक्य कहिए? चाणक्य, है ना। इसकी सहायता करने वाले कौन थे? तो चाणक्य महोदय जो है इसकी सहायता करने वाले थे, जो कि धनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। ठीक है, अगर बात किया जाए चाणक्य की, तो चाणक्य जो है जब ये मौर्य वंश की स्थापना हो गया तो ये प्रधानमंत्री बन गया। क्या बन गया? प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में कौन काम किए हैं? तो आपको चाणक्य किए हैं प्रधानमंत्री। चंद्रगुप्त मौर्य की प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो यही थे, चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य थे। तो प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे आपको। तो क्वेश्चन देखिए, हड़बड़ा के पढ़ने से नहीं होगा, एक क्वेश्चन को इतना ऑपरेशन कीजिए, है ना, कि आपका दिमाग जो है ऑपरेट करने लगे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। अर्थशास्त्र में अगर बात किया जाए तो इसमें 15 अधिकरण में 180 प्रभाग था, है ना। अर्थशास्त्र में अगर बात किया जाए, अर्थशास्त्र में क्या था? तो 15 अधिकरण था। यहां पर लिखते हैं हम 15 अधिकरण था। और क्या था? 180 प्रभाग था। 180 प्रभाग। तो पूछ देगा क्वेश्चन कि चाणक्य का जो लिखित है अर्थशास्त्र, उसमें कितने अधिकरण है? तो 15 अधिकरण है। कितना अधिकरण है? 15 है। प्रभाग कितना है? तो 180 प्रभाग हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में कीजिए, मैं अच्छे से समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी, क्या राजीव गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, लियाकत अली खान को,
या राम मनोहर लोहिया को फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जानते हैं? बताइए, जल्दी बताइए। आप लोग कमेंट में कमेंट को भर दीजिए, है ना, कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जानते हैं, क्योंकि कमेंट करने से ही आपको जब लिखिएगा तो आपका माइंड में सेटअप हो जाएगा कि हाँ मैंने ये चीज बताया था। तो इनको जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगर फ्रंटियर गांधी अर्थात खान अब्दुल गफ्फार खान की अगर बात करें तो इन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खान की अगर बात करें तो इन्होंने जो है खुदाई खिदमतगार की स्थापना इन्होंने 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार की स्थापना किया था, है ना। किसने? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। क्वेश्चन पूछता है कि खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को, है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान को। और इसे, है ना, खान अब्दुल गफ्फार, इसे जो है खुदाई खिदमतगार को जो है लाल सेना भी कहा जाता है। इसे जो है यहाँ पर लिख देते हैं स्पष्ट हम, खुदाई खिदमतगार की अगर बात करें तो खुदाई खिदमतगार को जो है लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। खुदाई खिदमतगार को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है ना। इसलिए क्योंकि इनके जो अनुयायी होते थे वो लाल लाल कपड़ा पहनते थे। क्या पहनते थे? लाल लाल कपड़ा पहनते थे। इसीलिए जो है इनको लाल कुर्ती, है ना, लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? खान अब्दुल गफ्फार खान का जो महत्वपूर्ण भूमिका थी या उद्देश्य था, इनका जो उद्देश्य था, उद्देश्य की अगर बात करें, है ना, तो उद्देश्य क्या था इनका? सविनय अवज्ञा आंदोलन में सहायता करना था। क्या करना था? तो सहायता करना था। अगर इनका उद्देश्य पूछे कि लाल कुर्ती संगठन या आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था वह उनके सहयोग करना था। क्या था? उनको सहयोग करना था। अच्छा, इनको जो है बाचा खान, है ना, इनको बाचा खान या बादशाह खान भी कहते हैं। इन्हें से आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। इन्हें बाचा खान या बादशाह खान भी कहते हैं, किन्हें? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को, इनको जो है क्या कहा जाता है? तो बाचा खान कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? बादशाह खान भी कहा जाता है। ठीक है। तो दो नाम इनका उपनाम है, बाचा खान और बादशाह खान। ठीक है। और इन्हें साथ ही साथ भारत रत्न भी दिया गया है। भारत रत्न इन्हें भारत रत्न भी क्या किया गया है? तो दिया गया है। भारत रत्न 1987 में दिया गया है। ठीक है। तो कितना सारा ढेर सारा पॉइंट हमने जो है आपको ये बोर्ड पर रख दिए। आपको सिर्फ याद करने की जरूरत है। तो मैं एक बार याद कराने की कोशिश करता हूं, आप लोग मेरे साथ याद कीजिए। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है ना, क्या किया था? तो खुदाई खिदमतगार की भी स्थापना किया था।
कब किया था? तो 1929 में। कब किया था? 1929 में खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। ठीक है। खुदाई खिदमतगार की अगर बात करें तो लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह लाल वस्त्र पहनता था। इसके जो अनुयायी थे, इनके जो अनुयायी थे वो जो है हमेशा लाल वस्त्र को धारण करते थे, इसीलिए लाल कुर्ती आंदोलन भी इसको कहा जाता है। अगर बात किया जाए इसका उद्देश्य की, तो उद्देश्य में अगर देखा जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है सहायता करना था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। उसी में सहयोग करना था, है ना। इनका उपनाम की अगर बात करें तो इन्हें बाचा खान, बादशाह खान भी कहा जाता है, और इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1987 ईस्वी में। भारत रत्न कब दिया था? 1987 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन अगला की बात करें तो 1926 ईस्वी में नौजवान भारत किसके द्वारा बनाई गई है ना? 1926 में। सबसे पहले तो एक वो आंसर यही आ गया कि नौजवान भारत सभा की स्थापना कब हुआ? तो 1926 में हुआ। कब हुआ? 1926 में हुआ। तो कह रहे किसने किया? क्या भगत सिंह ने किया, या बी.डी. सावरकर ने किया, अश्वनी कुमार दत्ता ने किया, या जतिन दास ने किया? इन चारों में से बताना है कि किसने किया है। नौजवान भारत सभा की स्थापना कब किया है? ये तो प्रश्न भी ही दिया है ना, कि 1926 में किया गया है, लेकिन किसने किया है ये बताना है। तो बताइए आप लोग कब, जल्दी से किसने किया है? तो इसका जो प्यारा सा आंसर हो जाएगा भगत सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भगत सिंह ने जो है क्या किया था? तो नौजवान सभा की स्थापना किया था। ठीक है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो नौजवान भारत सभा कहाँ किया गया था? नौजवान भारत सभा की स्थापना नौजवान भारत सभा की स्थापना अगर जगह पूछे, है ना, स्थापना, है ना, 1926 ईस्वी में, यहां लिख देते हैं ईस्वी में कहा किया था जी? तो लाहौर में। कहा किया था? लाहौर में, है ना, किया था। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में कहा किया गया था? लाहौर में। एकदम प्यार से पढ़ना है, दुलार से, जैसे बच्चा को दुलार किया जाता है ना। आराम से जो है बकाना नहीं है, क्योंकि प्यार से पढ़िएगा तभी आप प्यार से एग्जाम दीजिएगा और आपको वर्दी मिलेगी। तो कह रहे नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? तो भगत सिंह ने किया था। कब किया था? तो 1926 ईस्वी में। 1926 ईस्वी में। ठीक है। अगर बात करें, है ना, एक पॉइंट हमें याद आ गया HRA की, है ना, HRA। तो फिरोज शाह कोटला दिल्ली में HRA के द्वारा जो है, HRA के स्थान पर, है ना, HRA के स्थान पर HSRA की स्थापना किया गया था। स्थापना की अगर बात करें तो फिरोज शाह कोटला, है ना, फिरोज शाह कोटला, जो कि कहां पड़ता है? तो दिल्ली में किया गया था। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन क्रिएट हो गया है ना, कि नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई है? तो भगत सिंह के द्वारा। कब बनाई गई है? तो 1926 में बनाई गई थी। और HRA के स्थान पर HSRA की स्थापना, है ना, किसके द्वारा हुआ था? तो भगत सिंह के द्वारा हुआ था। और यह जो स्थापना हुआ था कहाँ हुआ था? तो फिरोज शाह कोटला के दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन, है ना, ऑप्शन में जतिन दास है, तो जतिन दास के बारे में पॉइंट बताते हैं
किन्होंने, जतिन दास, जतिन दास की अगर बात करें तो जतिन दास ने जो है 63 दिन के, है ना, 63 दिन की उपवास पर, उपवास मतलब भूखा रह गया था, है ना, 63 दिन के उपवास पर, है ना, इनको मृत्यु हो गया था, पर इन्हें मृत्यु हो गया था। तो ऐसे ऐसे क्रांति हमारे भारत में थे जो कि आजादी दिलाने के जो है ना, संघर्ष करते हुए इन्हें 63 दिन भूखा रहना पड़ा जेल में, और अंतोगत 63 दिन के बाद इन्हें मृत्यु को प्राप्ति हो गई। ठीक है, तो ऐसा जोश और जुनून था। तो आप लोग भी अपना जोश और जुनून लाइए अपने मन में, है ना, ताकि इस बार जो है दरोगा का जो है वैकेंसी, है ना, आपके लिए एक सीट पक्का कर जाए। ठीक है, तो चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर्ण निम्न में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगती है ना, भारत की सीमा से नहीं लगती है। तो सबसे पहले ये जानिए कि भारत की सीमा से आखिर कई गो देश लगती है। तो याद रखिए 7 गो देश लगती है ना, कई गो लगती है, 7 गो देश टोटल लगती है हमारी भारत की सीमा, है ना, अन्य देशों से। तो कह रहा है इनमें से कौन नहीं है, ये छाटना है। क्या चीन नहीं है, ताइवान, बर्मा, भूटान, बताइए। चीन से तो हमेशा झड़पे होते रहता है ना, तो इसमें से ताइवान नहीं होगा, है ना, इसमें ताइवान सीमा से नहीं लगती है, सीमा से नहीं लगती है, ये बताना है। तो क्या हो जाएगा आपको, ताइवान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ताइवान, है ना। म्यांमार, म्यांमार जो है बर्मा में, म्यांमार, तो म्यांमार मुख्य रूप से देश है ना। भूटान है देश, आपको चीन है ना, ताइवान तो नहीं है, और चीन है। तो इसमें से नहीं लगने वाला जो है आपको कौन है, ताइवान है। एक बार मैं इमेज देखना चाहूंगा, है ना, मैप पर। तो मैप पर आप देखिए, मैप पर दिखाना हम चाह रहे हैं, आप लोग देखिए। ठीक है, तो भारत की अगर स्थलीय सीमा की अगर बात करें कितने देशों से लगती है, तो 7 देशों से। कितने देशों से, 7 देशों से। कौन कौन है, एक बार मैप पर देखिए आप लोग, है ना। पहला अगर बात करें तो देखिए यहाँ पाकिस्तान यहाँ पर दिख रहा है आपको, है ना, पाकिस्तान है, पाकिस्तान आपको एक हो गया, पाकिस्तान हो गया। यहाँ पर देखिए अफगानिस्तान भी है ना, 2 हो गया, 1 नंबर हो गया आपका, ये 2 नंबर हो गया। और इधर देखिए आपको कौन है, ये देखिए नेपाल है ना, नेपाल 3 है। और ये चाइना भी है, देखिए चाइना का जो है यहाँ पर टच कर रहा है ना, तो चाइना हो गया आपको 4 नंबर में, चाइना हो गया। म्यांमार, म्यांमार आपका यहाँ पर है ना, तो म्यांमार भी कर रहा है 5 नंबर में, है ना, म्यांमार हो गया। श्रीलंका यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, तो 6 नंबर में आपको कौन हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। और क्या छूट रहा है, श्रीलंका, और बांग्लादेश भी है वो, है ना। तो बांग्लादेश कहाँ पर है, बांग्लादेश देखिए यहाँ पर है ना, बांग्लादेश। तो ये जो है आपका 7वां देश हो गया। तो ये 7 देश, ये 7 देश जो है आपकी भारत की स्थलीय सीमा से टच करती है। कितने देश टच करती है, तो 7 देश करती है। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से, 7 देशों से। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ठीक है, कितने देशों से, 7 देशों से। यहाँ पर लिखते हैं कौन कौन है। भारत की सीमा 7 देशों से, 7 देशों से टच करती है, टच करती है ना। पहला की अगर बात करें तो पाकिस्तान हो जाएगा, दूसरा में हो जाएगा अफगानिस्तान हो जाएगा, तीसरा में हो जाएगा आपको नेपाल हो जाएगा, चौथा की अगर बात करें, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो जाएगा, पांचवा की अगर बात करें तो म्यांमार हो जाएगा, है ना,
छठा की बात करें तो श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। और सातवां नंबर में कौन छूट रहा है? नेपाल। नेपाल हो गया ना, नेपाल हो गया, है ना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, और कौन है जी? एक देश और है, चाइना है ना, चाइना छूट रहा था, तो चीन है। तो ये सातों देशों जो है हमारा भारत से सीमा टच करती है। तो इसको जो है घोर के पी लीजिए, ये जो है सब एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन देश लगती है? तो आपका पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, और चाइना हो गया। इसमें एक क्वेश्चन आप पूछा जाता है कि जैसे सबसे लंबी सीमा किस देश से लगाती है? सबसे लंबी सीमा की अगर बात करें तो बांग्लादेश से लगाती है ना। बांग्लादेश से की अगर बात करें तो 4096 किलोमीटर, है ना, 4096 किलोमीटर। और अफगानिस्तान की अगर बात करें तो इससे 106 किलोमीटर। मतलब सबसे ज्यादा की अगर बात करें तो अफगानिस्तान से, और सबसे कम की अगर बात करें तो किससे हो जाएगा? अफगानिस्तान से हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम हो जाएगा ये, सबसे कम, और ये हो जाएगा आपको सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, है ना। सबसे ज्यादा सीमा टच करने वाली कौन है? बांग्लादेश। और सबसे कम हो जाएगा आपको अफगानिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा। भारत की अगर जलीय सीमा की बात करें तो 5 देशों से लगती है ना। जलीय सीमा कितने देशों से लगती है? तो 5 देशों से। ये क्या आ गया कि जलीय सीमा, भारत की जलीय सीमा, भारत की जलीय सीमा, है ना, कितने देशों से लगती है? तो 5 देशों से। कितने देशों से? 5 देशों से। 5 देशों से लगती है। कितने सीमा से? तो 5 देशों से जलीय सीमा लगती है। अच्छा, इसमें अगर आप जानना चाहेंगे कौन कौन है, तो पाकिस्तान है, और कौन कौन है? मालदीव है, श्रीलंका है। कौन कौन है? पाकिस्तान है, आपको 2 नंबर मालदीव हो जाएगा, ये जलीय सीमा है ना। पाकिस्तान है, आपको मालदीव हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, है ना, बांग्लादेश हो जाएगा, और कौन हो जाएगा? तो म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार हो जाएगा। तो जलीय सीमा अगर पूछे तो 5 देशों से लगती है, और स्थलीय सीमा पूछे तो 7 देशों से लगती है। तो जलीय सीमा में कौन कौन हो जाएगा? आपको पाकिस्तान हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला यहाँ पर बता ही दिए हैं कौन कौन है। अगला क्वेश्चन, करा गौतम बुद्ध की संवाद की भाषा क्या थी? संवाद मतलब जो भाषण देते थे गौतम बुद्ध, उनकी भाषा क्या थी? प्राकृतिक थी, पाली थी, मगधी थी, क्या थी, है ना, तो या संस्कृत थी। तो इनका जो भाषा था आपको बताना है कि गौतम बुद्ध की संवाद की जो भाषा थी क्या थी, बताइए फटाफट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको पाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाली। इनकी भाषा क्या थी? पाली थी। ठीक है, गौतम बुद्ध की अगर बात किया जाए, इनकी बात किया जाए प्रथम उपदेश की, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध की प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? बताइए, कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में, सारनाथ में, सारनाथ में दिया था। और इसी घटना को, इस घटना को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। इसको याद रखिएगा, धर्म चक्र परावर्तन, है ना। पूछता है क्वेश्चन कि महात्मा गांधी, सॉरी महात्मा गांधी बोल रहे हैं, महात्मा बुद्ध जी को जो प्रथम उपदेश था उसको किस घटना के नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र परावर्तन। कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। अगर अंतिम उपदेश की अगर बात किया जाए, इनकी अंतिम उपदेश, गौतम बुद्ध की अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश की अगर बात करें
है ना। तो अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे ये दिए थे आपको कुशीनगर में। कहाँ दिए थे? कुशीनगर में। कुशीनगर में। तो अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? कुशीनगर में महात्मा बुद्ध। और प्रथम उपदेश दिए थे आपको सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश अगर पूछे, है ना, सर्वाधिक उपदेश इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। श्रावस्ती में, है ना। कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और इन्होंने जो अपना इन्होंने नहीं बल्कि महावीर की अगर बात करें, महावीर की, तो महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किसमें दिया था? तो अर्धमगधी में। अर्धमगधी में क्वेश्चन पूछता है ना। जिस तरह से गौतम बुद्ध के बारे में पूछा है कि किस भाषा में दिया गया है, पाली में, उसी तरह से अगर महावीर स्वामी की बात करें तो किस में दिया है? अर्धमगधी में। ठीक है, तो मेरे साथ एक बार रिपीट करिएगा, है ना, कि गौतम बुद्ध की संवाद की भाषा क्या थी? तो पाली थी। क्या थी? पाली थी। गौतम बुद्ध की प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था? तो सारनाथ में। उसकी घटना क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो कुशीनगर में। कुशीनगर में। सर्वाधिक उपदेश की बात करें तो श्रावस्ती में दिए थे। और महावीर स्वामी की अगर बात करें कि अपना जो उपदेश दिए थे किस भाषा में? तो अर्धमगधी में। अर्धमगधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन तैयार किया था किस कॉलेज में पढ़ा था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना। हमारे देश के जो है वीर जवान जो है थे ये, है ना, जिन्होंने भारतीय रुपये का जो है तैयार किया था, है ना। रुपया का सिंबल कैसा होता है? ऐसा होता है ना, इस तरह से होता है रुपया का सिंबल। तो ये जो सिंबल है ये किसने तैयार किया था? और ये जो व्यक्ति था किस कॉलेज में पढ़ा था? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या जैन विश्वविद्यालय में पढ़ा था, आईआईटी बॉम्बे में पढ़ा था, हैदराबाद विश्वविद्यालय में, या आईआईटी मद्रास में पढ़ा था? कहाँ पढ़ा था बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको आईआईटी बॉम्बे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे में यह जो है अपना क्लास किया था, पढ़ा था, है ना, आईआईटी बॉम्बे में। और इन्हीं के द्वारा, इन्हीं मतलब कौन, है ना, तो उनका नाम था उदय कुमार। क्या नाम था? उदय कुमार। यहां पर लिख देते हैं रुपया का डिजाइन। रुपया का डिजाइन, है ना, डिजाइन इस तरह से था, है ना। रुपया का डिजाइन तैयार करने वाला व्यक्ति, है ना, कौन था? तो उदय कुमार था। क्या था? उदय कुमार था। और यह किस विश्वविद्यालय में पढ़ता था? तो आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे में यह पढ़ाई करता था। ठीक है, भारत की अगर बात करें इस संदर्भ में तो भारत है ना, रुपया का डिजाइन करने वाला, रुपया का अलग डिजाइन के रूप में, अलग डिजाइन तैयार करने वाला, है ना, कैमा देश है? ये पांचवा देश है। कैमा देश है? पांचवा देश है। क्वेश्चन पूछ देगा कि जो है रुपया का जो डिजाइन करने वाला हमारा भारत जो है कैमे स्थान पर है? तो ये पांचवें स्थान पर है। ठीक है, आरबीआई की बात करें, है ना, आरबीआई की अगर बात करें तो नोटों पर, आरबीआई अपने नोटों पर 17 भाषा, है ना, 17 भाषा का प्रयोग किया है। कितने भाषा का? 17 भाषा का प्रयोग किया है। क्वेश्चन पूछता है कि आरबीआई नोटों पर कितने भाषा का प्रयोग किया है? तो टोटल जो है आपको 17 बार किया है। कितने बार किया है? 17 बार।
ठीक है। अगर 1 रुपया की नोट की अगर बात करें, 1 रुपया का नोट, 1 रुपया का नोट का चलन भारत में कब आया था? तो भारत में 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में हुआ था। ठीक है। तो ये है प्रीवियस क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित जो है अगल बगल जो उसका जो सटा हुआ रहता है क्वेश्चन, उसको मैं आपको बताते चलता हूँ। ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर कभी भी क्वेश्चन जब उठाता है तो एक जगह से उठाया तो उसके इर्द गिर्द ही दोबारा उठाता है, इसलिए मैं इसको डिस्कशन कराते चल रहा हूँ। ठीक है। 1949 में चलन में आया था। उस पर जो है क्या था, तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ छपा था, है ना। इस पर जो है 1 रुपया का जो था, इस पर क्या था, तो सारनाथ का अशोक स्तंभ था। तो अशोक स्तंभ छपा था, है ना, छपा था। लेकिन अभी क्या रहता है, तो अभी जो है महात्मा गांधी जी का फोटो रहता है। अभी क्या रहता है, तो महात्मा गांधी जी का फोटो चिपका हुआ रहता है ना। ये जो महात्मा गांधी थे, है ना, अशोक चक्र के स्थान पर कब आया था, तो 1996 में, 1996 में आया था। कब आया था? 1996 में। ठीक है। तो 1996 से, है ना, अशोक चक्र के स्थान पर महात्मा गांधी जी का फोटो लगा, जो कि अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा गबड़ाया है, इसको ऊपर कर देते हैं। है ना, तो चलते हैं। क्या क्वेश्चन कर रहा है, कर नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ है? पूना में है, हैदराबाद में है, हासन में है, बेंगलोर में है। कहाँ है नेशनल रिमोट सेंसिंग? कहाँ है जी? तो ये है आपको हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में। नेशनल रिमोट सेंसिंग के द्वारा जो है, ये जो है भारतीय उपग्रह एवं विदेशी उपग्रह, है ना, भारतीय उपग्रह एवं विदेशी उपग्रह पृथ्वी का जो है अवलोकन का डेटा प्राप्त करता है। क्या करता है? तो डेटा प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कर राष्ट्रीय विकास परिषद है एक, क्या है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में आप लोग जानते होंगे कि क्या है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना इसलिए किया गया था, जब योजना आयोग की स्थापना हुआ था, तो है ना, इसके बाद जो योजना आयोग के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि योजना आयोग का जो उसका योजना रहता था, जो योजना रहता था कि हमको ये काम करना है, हमको वो काम करना है, तो उस काम को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए इस राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किया गया था। क्यों किया गया था? तो योजना आयोग का अंतिम रूप देने के लिए। तो कह रहा है कि यह कैसी संस्था है? क्या एक राजनीतिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, गैर राजनीतिक संस्था है, या गैर संवैधानिक संस्था है? बताइए आप लोग में से, इसमें से आंसर दीजिए कि कौन सा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको प्यारा सा, गैर संवैधानिक संस्था। अच्छा, गैर संवैधानिक संस्था मतलब क्या हुआ? गैर संवैधानिक संस्था वैसी संस्था को कहते हैं जो संविधान में वर्णन नहीं है। जो संविधान में वर्णन नहीं है उसे जो है संसद के द्वारा या सरकार के द्वारा कानून पारित करके इसे जो है लॉन्च किया गया है। तो ये क्या होता है? गैर संवैधानिक संस्था होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद भी उनमें से एक है, जो कैसी संस्था है? तो गैर संवैधानिक है, मतलब संवैधानिक नहीं है। या तो फिर इसको उलट के लिख देगा संविधानेतर। संविधानेतर, तो संविधानेतर मतलब हो गया संविधान में नहीं है, तो संविधानेतर कहिए या गैर संवैधानिक संस्था कहिए। इसका जो है ये राष्ट्रीय विकास परिषद कैसी संस्था है? तो गैर संवैधानिक संस्था है। कैसी है? तो गैर संवैधानिक संस्था है। इसके बारे में अगर बताना चाहेंगे तो बहुत सारे पॉइंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, और काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना जो हुआ था 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? 1952 में। ठीक है। और ये भी बता दें कि इसका जो गठन हुआ था, इसका गठन
इसका जो गठन हुआ था योजना आयोग, योजना आयोग के कार्यों को अंतिम रूप देना, है ना, अंतिम रूप देना, है ना। इनका जो कार्य था क्या था, योजना आयोग का जो कार्य रहता था उसको जो है अंतिम रूप प्रदान करना था। किसका? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का। ठीक है। इसके अध्यक्ष की अगर बात करें, है ना, इनका अध्यक्ष की अगर बात करें, इसका अध्यक्ष की अगर बात करें तो अध्यक्ष कौन होता है ना, तो कोई और नहीं बल्कि हमारा जो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं, है ना। प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। तो पूछ देता है क्वेश्चन कि योजना आयोग के मुख्य कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। हालांकि योजना आयोग अब जो है नहीं है, योजना आयोग की जगह पर जो है नीति आयोग को लाया गया है ना। योजना आयोग की जगह पर क्या लाया गया है, तो नीति आयोग लाया गया है। लिख दे क्या, है ना, इसको लिख देते हैं। योजना आयोग, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग, है ना, नीति आयोग लाया गया है, नीति आयोग लाया गया है। पूछता है कि कब लाया गया है, कब लाया गया है, तो 2015 में। कब? 2015 ईस्वी में जो है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को, है ना, क्रियान्वित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है योजना, है ना, योजना किस सूची में वर्णित है। योजना, जैसे कोई योजना सरकार के द्वारा चलाया जाता है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, योजना चलाता है ना, है ना, कि जैसे जनधन योजना हो गया, है ना, ये सब क्या है, योजना। तो बहुत सारे योजना होता है। तो कर योजना जो है वह किस सूची में आता है, क्या संघ सूची में आता है, राज्य सूची में, अपशिष्ट सूची, समवर्ती सूची। तो इसमें दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है कि योजना पार्टिकुलर जो है केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लाया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा लाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ है कि राज्य सरकार के द्वारा भी और केंद्र सरकार के द्वारा भी, दोनों सरकार के द्वारा जो है योजना लाया जाता है ना, योजना लाया जाता है जनता के लिए। तो वैसी चीजें जो केंद्र भी ला रहा है, राज्य भी ला रहा है, मतलब दोनों ला रहा है, तो ऐसे में क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपको, है ना, कौन सी सूची हो जाएगी, संघ सूची की अगर बात करें तो खाली केंद्र वाला आ जाएगा, राज्य सूची की बात करें तो खाली राज्य सूची हो जाएगा, संघ और राज्य से जो बचेगा तो अपशिष्ट आ जाएगा। लेकिन ये दोनों अगर रहेगा तो समवर्ती सूची क्या हो जाएगा, समवर्ती सूची क्या हो जाएगा, समवर्ती सूची से लाया गया है। समवर्ती सूची की बात करें तो इसका एक और भी एग्जांपल है ना, समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची के और एग्जांपल अगर देखना चाहेंगे तो एग्जांपल में हम बताना चाहेंगे आपको, हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा। पहला की अगर बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग हो जाएगा। दूसरा की अगर बात करें, है ना, दूसरा की अगर बात करें तो परिवार नियोजन हो जाएगा, है ना, परिवार नियोजन हो जाएगा, परिवार नियोजन। ये सब ऐसी चीजें हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस पर कार्य करती है। तो कौन कौन हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा, परिवार नियोजन हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा, है ना। तीसरा की अगर बात करें तो जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण ये कोई ठीका पट्टा नहीं कि केंद्र सरकार लाएगी, राज्य सरकार भी अपना राज्य में ला सकती है। ठीक है। शिक्षा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तो शिक्षा हो जाएगा, है ना, शिक्षा का जो स्तर है वो राज्य भी जो है अपने आप को सुधार कर सकती है। तो ये सभी जो है आपको समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन, अगला क्या कर रहा है कि ब्राजील की मुद्रा क्या है। मुद्रा, मुद्रा मतलब तो क्वेश्चन एगो रहता ही है ना,
तो ब्राजील की मुद्रा की अगर बात करें तो क्या है, क्या रूबल है, रियाल है, बिर है, ढाका है। ब्राजील की मुद्रा क्या है, तो ब्राजील की मुद्रा की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, रियाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रियाल। ब्राजील की मुद्रा क्या हो जाएगा, रियाल हो जाएगा। अगर रूबल की बात करें तो रूस के रूबल हो जाएगा, है ना, रूस के रूबल हो जाएगा, है ना, रूस के क्या हो जाएगा, रूबल हो जाएगा। और बिर की अगर बात करें तो बिर किसकी है, इथियोपिया के है, इथियोपिया के। इथियोपिया के क्या हो जाएगा, बिर हो जाएगा, रूस के रूबल हो जाएगा, और ब्राजील के क्या हो जाएगा, रियाल हो जाएगा। अगर ढाका की बात करें तो बांग्लादेश के ढाका, बांग्ला देश के क्या हो जाएगा, राजधानी है ढाका, है ना, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो ढाका है, राजधानी यहाँ पर कर देते हैं, है ना। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, तो आपको ढाका हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा सोना में मिलाया जाता है। सोना वही है ना जो घर में आपके परिवार लोग पहनते हैं, है ना, महिलाएं पहनती है, जेवर, है ना, कान वाला, नाक वाला, ये सब जो है, हाथ वाला, ये सब जो है जेवर में पहनता है। तो कह रहा क्या जेवर में वो जो सोना रहता है उसमें क्या मिलावट रहता है, क्या तांबा एवं चांदी रहता है, चांदी एवं एल्युमिनियम रहता है, एल्युमिनियम एवं जिंक रहता है, या तांबा एवं सोना रहता है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ है कि सोना में कौन सी चीज को मिलाई जाती है, तांबा मिलाई जाती है, एल्युमिनियम मिलाई जाती है, तो क्या मिलाया जाता है आपको, सोना में तांबा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, तांबा। इसलिए क्योंकि सोना एक ऐसी चीज है जो बहुत ही आघातवर्ध है ना। आघातवर्ध का मतलब होता है काफी इसका तनाव ज्यादा होता है ना। कान में पहनिएगा तो लटक के यहाँ आ जाएगा, है ना, कान में पहनिएगा तो लटक के जांग के पास आ जाएगा। इसलिए जो है उसको, है ना, उसको ठोस करने के लिए क्या मिलाते हैं, तो तांबा को मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, तांबा को। जैसे आप लोग जेवर की दुकान में जाते होंगे तो कहते होंगे कितना कैरेट चाहिए, है ना, कितना कैरेट का सोना लेना है, 22 कैरेट का, 18 कैरेट का, है ना। तो ये सब जो है 18 कैरेट का लीजिएगा तो उसमें जो है 6 का रेशियो जो है आपको तांबा मिलेगा। अगर 22 कैरेट के लीजिएगा तो आपको 2 रेशियो का आपको तांबा उसमें मिला हुआ मिलेगा। उसी को जो है हॉलमार्क के रूप में जो है बेचा जाता है। एक हॉलमार्क होता है 750 और दूसरा होता है 916। तो 750 वाला जो होता है वो 18 कैरेट का होता है ना, और 916 वाला जो होता है वह 22 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का, 22 कैरेट का होता है। सोना यहां पर लिखते हैं, है ना, सोना बहुत ही आघातवर्ध होता है, अर्थात तनाव ज्यादा होता है ना। सोना क्या होता है, बहुत ही ज्यादा लचीला होता है। सोना बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है ना, सोना बनाने के लिए, बनाने हेतु तांबा मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। सोना को बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो उसमें तांबा को मिलाया जाता है। ठीक है, 22 कैरेट वाला अगर सोना लीजिएगा, है ना, 22 कैरेट सोना, कैरेट सोना में, कैरेट सोना में, है ना, 22 भाग सोना रहेगा आपको, 22 भाग सोना, और 2 भाग आपको तांबा रहेगा। 2 भाग क्या रह जाएगा, तांबा रह जाएगा। हो गया 24 कैरेट का। अगर बात किया जाए 18 कैरेट वाला में, 18 कैरेट, है ना, सोना में, तो इसमें जो है 18 भाग, है ना, 18 भाग सोना रहेगा, और 6 भाग आपको, है ना, क्या रहेगा, तो तांबा रहेगा। हो गया 24 कैरेट का, है ना। तो इस तरह से इसका जो वैल्यू होता है 916 होता है, और इसका वैल्यू होता है 750, है ना। अगर आप सोना पहनते होंगे, है ना, देख सकते हैं सोना, है ना, तो ये जो है हमारा 18 कैरेट का है,
तो इसमें जो है 750 का वैल्यू है, अगर 22 कैरेट का रहता तो 916 का वैल्यू रहता है। ठीक है, इन दोनों में जो है 5-6 हजार का जो है अंतर होता है। अगर कोई छोटी चीज लेना है तो 18 कैरेट का ही ले सकते हैं, बड़ा जैसे बनाना है 1 भर 1.5 भर का तो आप जो है 22 कैरेट का बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा सोना के बारे में। सोना की अगर बात की जाए, इसका सिंबल क्या होता है? सोना का सिंबल AU होता है ना? सोना का क्या होता है? AU। अगला क्वेश्चन, किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? इतिहास का प्रश्न है ना? किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक अबुल फजल अल बरूनी, दारा सिको, इनायत खान, कौन है बताइए? किताब उल हिंद, तो इसका चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि अल बरूनी होंगे, अल बरूनी होंगे। क्या हो जाएंगे? अल बरूनी। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अल बरूनी है। ठीक है, अबुल फजल की अगर बात करें तो अबुल फजल जो है अकबरनामा नामक पुस्तक लिखा है। अकबरनामा, अकबरनामा पुस्तक है ना, किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने लिखा है। किसने लिखा है? अबुल फजल ने। अच्छा, दारा सिकोह की अगर बात करें तो ये मुगल दरबार में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, है ना? सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान, पढ़ा लिखा इंसान मुगल सत्ता में कौन था? तो दारा सिकोह था। लेकिन दारा सिकोह को औरंगजेब चलने कहाँ दिया था? उसको जो है हरा करके गद्दी पर जो है क्या हुआ था? बैठ गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चले। कह रहा है कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? किस नियम किस नियम के विरुद्ध है बताइए? तो ये किसके विरुद्ध है? द्रव्यमान ऊर्जा के संरक्षण से, द्रव्यमान ऊर्जा के संरक्षण से। ऊर्जा की अगर बात करें, है ना, तो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल है ना एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो ऊर्जा के बारे में आप लोग जान लीजिए कि ऊर्जा को तो ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है, केवल और केवल इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। किसको? ऊर्जा को। ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसे केवल एक जगह से, एक जगह नहीं, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था ऊर्जा का, है ना, बारे में। अगला क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस, एड्स के बारे में आप लोग जानते होंगे कि एड्स कैसे होता है? एक वायरल जनित रोग है। एड्स किससे होता है? तो वायरस से होता है सबसे पहले, है ना, किससे होता है? वायरस से। और कब मनाया जाता है एड्स दिवस? तो 1 दिसंबर, है ना, 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 12 जनवरी की अगर बात करें तो 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? है ना, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय
राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 दिवस अति 1 मई की अगर बात करें तो मजदूर दिवस, मजदूर दिवस है ना, 1 मई को क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 अप्रैल की अगर बात करें तो फुलिश डे है ना, मूर्ख दिवस के रूप में मनाते हैं, मूर्ख दिवस है ना, मूर्ख दिवस हो गया चारों। और 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन चले। अच्छा, एक क्वेश्चन आप पूछता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये मनाया जाता है आपको 7 अप्रैल को, ये PR लिख देते हैं है ना, 7 अप्रैल को। ठीक है, आगे चले। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 21 सितंबर, 22 नवंबर। तो संयुक्त राष्ट्र एक ऐसी संस्था है ना, जो कि विश्व स्तरीय है और इसकी स्थापना जो हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। तो कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। इसकी स्थापना की अगर बात करें, स्थापना तो 24 अक्टूबर है ना 1945 को हुआ था। कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 में। इसके अगर सदस्य की बात करें तो इसमें सदस्य कितने देश हैं? तो अभी जो है वर्तमान में 193 देश है ना, और 193वां सदस्य जो है, 193वां सदस्य आपको कौन है? दक्षिणी सूडान है। कौन है? दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान। 193 सदस्य कौन है? तो दक्षिणी सूडान है ना। इसके मुख्यालय की अगर बात करें, इसकी हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है। इसके मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। और अगर बात करें इसका प्रमुख कौन होता है? तो इसका जो प्रमुख होता है महासचिव होता है, इसका प्रमुख महासचिव होता है, महासचिव होता है। इसका प्रमुख क्या होता है? महासचिव होता है। ठीक है, और इसका प्रमुख जो भाग है, इसका प्रमुख भाग जो है सुरक्षा परिषद है। क्या है? सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, जिसमें कितना सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं। कितना सदस्य होता है? 15 सदस्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह है। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है जो शक संवत पर आधारित है, उसका पहला महीना कौन है? क्या माघ है, भाद्र है, कार्तिक है, चैत्र है? तो बताइएगा आंसर इसका। इसका जो पहला माह हो जाएगा आपको चैत्र हो जाएगा, है ना। चैत्र, जब होली मनाते हैं तो होली के बाद जो चैत आता है, फागुन के बाद चैत, है ना, तो वो जो चैत है वो हमारा क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना है। राष्ट्रीय कैलेंडर की अगर बात की जाए तो इसे अपनाया कब गया था? राष्ट्रीय कैलेंडर, राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च है ना, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, को अपनाया है ना, अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 ईस्वी को। यह किस पर आधारित है ना? राष्ट्रीय कैलेंडर यह शक संवत पर आधारित है ना। किस पर आधारित है? क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर है? तो शक संवत पर आधारित है ना। ये शक संवत जो है कनिष्क द्वारा लाया गया था। यह शक संवत कनिष्क है ना, कनिष्क द्वारा लाया गया था। तो शक संवत किसके द्वारा लाया गया था? कनिष्क के द्वारा।
ठीक है, कनिष्क के द्वारा लाया गया था। और अंतिम माह अगर बात किया जाए, है ना, इसका राष्ट्रीय कैलेंडर का अंतिम माह अगर बात करें, अंतिम माह तो फागुन हो जाएगा, फाल्गुन जिसको कहते हैं, है ना, फाल्गुन, फागुन, है ना, फागुन अंतिम माह जो है फागुन हो जाएगा, और प्रथम माह हो जाएगा आपको चैत्र। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सेवा था हमारा, है ना, लगभग जो है 20 से 21 क्वेश्चन हम कराए हैं, और उसका अगर डिस्कशन से गुना कीजिएगा तो लगभग जो है 5 ही क्वेश्चन अगर रख लीजिए तो 100-125 क्वेश्चन आपको कवर हो गया होगा। ठीक है, तो आप लोग को डिस्कशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, प्यार दर्शाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल बरकरार रहेगा। और यह क्लास जो है आपको एग्जाम को देखते हुए प्रतिदिन आने वाला है। आप लोग धैर्य बना के इस वीडियो में बने रहिएगा, काफी फायदा होने वाला है। ठीक है, और इसमें एक एक दो हम करेंट भी जोड़ेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।